Friends, welcome to the BFM Crash Course day number 11. So today we are going to discuss our NRI correspondent banking content, and that is our day number 11 of one liner with MCQ series. So let's continue our discussion. दोस्तों सबसे पहला पॉइंट को समझते हैं. प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कंपनीज जो होती हैं उन्हें कंप्लाई करना पड़ता है प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट से, जिसमें उन्हें नेसेसरी डिटेल सबमिट करना होता है, रिपोर्ट सबमिट करना होता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है. NRI को कोई प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट को खुद से नहीं करना है, राइट. तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है आपको. तो जो भारतीय कंपनी को कुछ रूल्स फॉलो करना है, जैसे उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना. जैसे मान लीजिए कोई NRI है, वो भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो कंपनी को सारे पेपर वर्क और रिपोर्ट्स को ध्यान में रखने होंगे ताकि इंश्योर कर सके कि सब कुछ करेक्टली हो रहा है. इन्वेस्टमेंट की बात करें तो NRI जो है भारत में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं. वो जो पैसा वो विदेश से लाए हैं उसको फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में यूज कर सकते हैं, या नहीं तो अपने NRE या FCNR अकाउंट को से वापस ले सकते हैं ताकि शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ को खरीद सकें. सिंपल टर्म्स में बात करें तो यदि कोई NRI स्टॉक खरीदना चाहता है भारतीय कंपनी में, तो या तो वो फॉरेन मनी को यूज करेगा या जो पैसा उसका NRE या FCNR अकाउंट में है उससे यूज करेगा. समझ में है? सिंपल भाषा में समझाऊंगा. दोस्तों यदि हम बात करें जनरल परमिशन की, तो बताया जा रहा है कि जो नॉन रेजिडेंट हैं जिसके अंदर NRI भी आते हैं, वो शेयर खरीद सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, इन सभी को खरीद सकते हैं किसी भारतीय कंपनी का बिना किसी स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट का. लेकिन दोस्तों कुछ स्पेसिफिक रूल्स है और लिमिट है जो कि वो फॉलो करेंगे. जैसे मान लीजिए कि कोई NRI है, वो इंडियन कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है बिना परमिशन आस्क किए, बिना परमिशन पूछे, तो वो कर सकता है. लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है कितना वो इन्वेस्ट कर सकता है कुछ इंडस्ट्रीज़ में. अब जैसे हम वो आपको डिस्कस करेंगे. तो जैसे देखिए कुछ NRI का जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ना, उसको ब्रॉडली 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं. पहला है इन्वेस्टमेंट अंडर FDI. तो इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो NRI कंट्रोल करते हैं, नहीं, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे NRI को कंट्रोल मिलता है, ऑनरशिप मिलता है भारतीय बिजनेस में, ठीक है, जिसे FDI कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा PIS होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम. इसका मतलब क्या होता है कि ये अलाउ करता है NRI को कि वो खरीद सके और बेच सके शेयर्स को और डिवेंचर को किसी भारतीय कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पे. सो इट अलाउज NRI टू बाय एंड सेल शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट है हमारा परचेज एंड सेल ऑफ शेयर और नॉन रिपेट्रेबल बेसिस. इसका क्या मतलब हुआ कि जो NRI है वो शेयर खरीद सकते हैं बिना पैसा, विदाउट द ऑप्शन ऑफ मूविंग द मनी बैक अब्रोड. ठीक है, नॉन रिपेट्रेबल समझते हैं ना, कि वो वापस विदेश पैसा नहीं भेज सकते हैं. तो वो शेयर खरीद सकते हैं लेकिन जो पैसा बेचने के बाद उन्हें मिलेगा उसको वापस वो विदेश नहीं ले जा सकते. ये भी एक ऑप्शन है इनके पास. और चौथा ऑप्शन है कि NRI इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अदर देन शेयर या कन्वर्टेबल डिवेंचर. जैसे वो बॉन्ड खरीद सकते हैं जो कि भारतीय कंपनी इशू कर रही है. तो 4 ऑप्शन मैंने बताया. पहला FDI, दूसरा PIS, तीसरा सेल्स एंड शेयर ऑन नॉन रिपेट्रेबल बेसिस, और तीसरा परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, राइट. तो ये 4 ऑप्शन हैं इनके पास. अब जरा हम लोग फेमा रेगुलेशन की बात कर लेते हैं. तो दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट NRI करते हैं शेयर और सिक्योरिटीज़ में, उसमें कुछ रूल से सब्जेक्टेड होता है जो कि फेमा 2000 में लिखा हुआ है. और तो दोस्तों ये रूल को डिज़ाइन किया गया है ताकि इंश्योर कर सके कि इन्वेस्टमेंट को लॉ की कंप्लायंस में किया जाए और मिसयूज ना किया जाए. PIS क्या होता है दोस्तों? ये जो NRI हैं और जो PIO हैं वो शेयर को, डिवेंचर को, किसी भारतीय कंपनी का ट्रेड, मतलब किसी भारतीय कंपनी के शेयर को, किसी भारतीय कंपनी के डिवेंचर को स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर. स्कीम का नाम क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम. समझे? तो NRI और PIO क्या कर सकते हैं? भारतीय कंपनी के जो शेयर है, डिवेंचर है, उसे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं. तो इसको करने के लिए उन्हें स्पेसिफिक बैंक ब्रांच को अप्रोच करना पड़ेगा जो कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हैंडल करता है. उनका जो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ है वो इसी ब्रांच से होकर गुजरेगा. ठीक है. तो इसमें इंश्योर किया जाएगा कि सब कुछ प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है. जैसे मान लीजिए कि कोई NRI जो है भारतीय कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, तो उसको एक डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच से होकर गुजरना पड़ेगा जो कि उनके सारे इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रखेगा. चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. अभी हम लोग जो पॉइंट हमने डिस्कस किया. पहला सवाल है कि प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट क्या है कंपनीज का भारत में रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट बाय NRI मस्ट हैंडल और प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट हिमसेल्फ देमसेल्फ. बिल्कुल गलत है. कंपनीज नीड टू सबमिट
necessary detail report and certificate from chartered accountant. Companies are not required to comply with any procedural requirement. दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनीज को सबमिट करना पड़ेगा सारा डिटेल, रिपोर्ट और सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस particular course. What I try to do, I just try to clear your concept, which is all these points have been taken from your Machiavellian book, and after clearing concept I am providing you MCQs so that you can remember all the point which we have discussed. By solving MCQs you just can remember. Now let's see the next point. The next point is किस तरह से NRI इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिपेट्रेबल बेसिस में भारत में. क्या जो भी कैश वो अब्रोड से लाए हैं फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में, NRI FCNR अकाउंट को डेबिट करके थ्रू फंड बॉट फ्रॉम अब्रोड इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी और बाय डेबिटिंग द NRI और FCNR अकाउंट या ओनली थ्रू फंड ट्रांसफर फ्रॉम अदर NRI. तो इसको मैंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो जो फंड वो विदेश से आया है वो भी यूज़ कर सकते हैं या अपने NRI या FCNR अकाउंट को डेबिट भी करवा सकते हैं. ऑप्शन सी सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह का परमिशन ग्रांट किया जाता है नॉन रेजिडेंट को कि वो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल डिवेंचर इंडियन कंपनी का परचेज करें. रेस्ट्रिक्टेड, जनरल, स्पेशल, केस बाय केस. सो स्पेशल ये जनरल परमिशन होता है. दोस्तों NRI का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कैटेगराइज कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फंड, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है, नॉन रिपेटेबल बेसिस का है या शेयर बॉन्ड्स डिवेंचर में है, क्या है, कौन सा रेगुलेशन गवर्न करता है शेयर और सिक्योरिटी के इन्वेस्टमेंट को NRI के द्वारा. तो मैंने बताया FEMA 2000 का जो रेगुलेशन है और इसमें जो अमेंडमेंट लाया गया दैट गवर्न्स द इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड सिक्योरिटी बाय NRI. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम में NRI और PIO कहाँ अप्लाई करें शेयर को खरीदने और बाय के बेचने के लिए और फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर को खरीदने के लिए इंडियन कंपनीज का किसी बैंक ब्रांच में. तो देखिए इसके लिए डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच होता है जो कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को कैरी करता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ कंटेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वी हैव CIB. यदि आपको इस तरह का PDF चाहिए तो हमारे पास CIB का कैप्सूल कोर्स है. इसके अंदर आपको 1 लाइनर PDF, कैप्सूल PDF, 500 से ज़्यादा MCQs पर सब्जेक्ट, उसके बाद 100 क्विजेज आपको दे रहा हूँ मैं पर सब्जेक्ट, जिसमें प्रत्येक क्विजेज में 15-15 क्वेश्चन है, यानी 1500 क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट, जिसको आप क्विज के फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं. और फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF सभी सब्जेक्ट का. तो ये सभी कंटेंट आपको मिल रहा है CIB कैप्सूल कोर्स में विच कॉस्ट ओनली ₹200 फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. सो इफ यू वांट टू access this particular course you just have to install our app link is provided in the description section or you can just WhatsApp me on this number to get more detail regarding this course. Now let's continue our discussion. दोस्तों शेयर परचेज मैंने बोला था ना लिमिट होता है, वो लिमिट कितना होता है वो समझ लीजिए. देखिए बताया जा रहा है कि शेयर परचेज लिमिट के बारे में कि NRI और PIO जो है शेयर खरीद सकते हैं किसी भारतीय कंपनी का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खरीद सकते. प्रत्येक NRI और PIO जो है कंपनी का जो टोटल शेयर है ना उसका 5% ही खरीद सकते हैं मैक्सिमम. और जब आप जितने भी शेयर NRI और PIO का ऐड करेंगे वो कंपनी के टोटल शेयर का 10% से ज़्यादा नहीं होगा. ये रोल इंश्योर करता है कि जो भारतीय कंपनी का जो ऑनरशिप है वो अलग अलग इन्वेस्टर में वाइड स्प्रेड हो. फिर से मैं बता रहा हूँ सुनिए, कंपनी का टोटल शेयर का प्रत्येक यदि एक NRI और एक PIO की बात करें तो कंपनी का टोटल शेयर का 5% और सारे जितना भी NRI और PIO के शेयर को जोड़ दीजिए वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंपनी के टोटल शेयर का. समझे? तो ये लिमिट है. सेल प्रोसीड की बात करें तो जब भी NRI या PIO शेयर को बेचते हैं तो जो पैसा उनको मिलता है उनके NRI या NRO अकाउंट में, ठीक है, पैसा मिलता है उनको NRI अकाउंट बेचने पर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट को क्या वो विदेश ले जा सकते हैं, यानी रिपेट्रेबल है या नॉन रिपेट्रेबल है. यदि ये रिपेट्रेबल है तो पैसा जो है उनके NRI अकाउंट और NRO अकाउंट में जा सकता है. यदि ये नॉन रिपेट्रेबल है तो उनको NRO अकाउंट में ही जा सकता है. और याद रखिएगा आपको कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा जो कि आपने शेयर बेचने पे जो आपने पैसा कमाया उसके लिए. समझे? तो सेल प्रोसीड में 2 चीज़ बताया मैंने आपको कि डिपेंड करता है कि रिपेट्रेबल है या नॉन रिपेट्रेबल है. ठीक है, तो याद रखिएगा यदि रिपेट्रेबल है, यदि जो पैसा है वो रिपेट्रेबल है तो उस NRI या NRO अकाउंट में जाएगा, और यदि नॉन रिपेट्रेबल है तो NRO अकाउंट में ही जाएगा और टैक्स भी पे करना पड़ेगा. समझे? नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड. इसका क्या मतलब हुआ कि यदि NRI जो है शेयर खरीदता है फॉरेन फंड से या जो पैसा उनके NRI या FCNRB अकाउंट में है उस पैसे से शेयर खरीद लिया कोई NRI, कहाँ से खरीदा तो उसके जो फॉरेन फंड है उससे या NRI या FCNRB अकाउंट में जो पैसा है उससे, तो उस पैसे को देखिए उसने फॉरेन फंड तो खरीद लिया, ठीक है, तो फिर से मान लीजिए उसे बेचा, उस शेयर को जो है बेचा, तो उस पैसे को वो वापस ले जा सकता है विदेश. ठीक है, टैक्स पे करने के बाद. लेकिन यदि उसने शेयर को नॉन रिपेट्रेबल बेसिस पे खरीदा था
तो जो भी पैसा उसे मिलेगा बेचने पे वो उसके एनआरओ अकाउंट में ही जाएगा और लोकल इन्वेस्टमेंट टैक्स वहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखना ये है कि आपको जो खरीदा गया शेयर है वो रिपेट्रेबल पे है या नॉन रिपेट्रेबल है, समझे बात को। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो एनआरआई जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टॉक मार्केट से लिंक होता है, लेकिन वो रूल जो सेबी का है उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। सेबी जानते हैं ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो पैसा जो उन्हें उनको भारत में जो पैसा मिलेगा, ठीक है, तो जो भी उनके पास पैसा है वो पैसा को वो इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं इन सभी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन जो प्रॉफिट उनको होगा ना वो विदेश नहीं ले जा सकते, दे कांट टेक द प्रॉफिट बैक अब्रोड। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ फॉर एनआरआई। एनआरआई जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है ना, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट पूल होता है जो कि एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किस इंटेंशन से कि वो या तो पैसा वापस ले जाएंगे, यानी रिपेट्रेबल या नॉन रिपेट्रेबल। एनआरआई पैसा बिजनेस में डाल सकते हैं पार्टनर के रूप में, लेकिन कुछ कंडीशन है, बिजनेस जो है एग्रीकल्चर में ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे वो फ्रेश फंड से आए अब्रोड से या उनके एफसी डिपॉजिट अकाउंट से। तो यदि वो इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा को वापस ले जा सकते हैं और प्रॉफिट को अब्रोड ले जा सकते हैं, लेकिन उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक एक पॉइंट मैंने सिंपल भाषा में समझाया आपको। पहला सवाल है कि मैक्सिमम लिमिट कितना होता है शेयर परचेज का एनआरआई या पीआईओ के द्वारा भारतीय कंपनी के पेड अप कैपिटल का। तो बताया था ना आपको कि एक एनआरआई और एक पीआईओ के लिए 5% है, ठीक है। और व्हाट इज द वे, और यदि टोटल सबका जोड़ लिया तो 10% है। वेयर कैन द सेल प्रोसीड ऑफ रिपेट्रेबल इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिटेड फॉर एनआरआई और पीआईओ। बताइए, रिपेट्रेबल इन्वेस्टमेंट है एनआरआई और पीआईओ का, उसका सेल प्रोसीड कहाँ क्रेडिट करेंगे? एनआरई एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट वाली, एनआरओ अकाउंट वाली, एफसी एनआरबी अकाउंट। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि रिपेट्रेबल है तो एनआरई एनआरओ अकाउंट में आप इसे क्रेडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो भी सेल प्रोसीड होगा नॉन रिपेट्रेबल इन्वेस्टमेंट का एनआरई और पीआईओ का, उसको क्या ट्रीट करेंगे, उसको कहाँ पे क्रेडिट करेंगे? तो उसे आपके वेल एनआरओ अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किस तरह के इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एनआरआई को अलाउ किया जाता है टू मेक यूजिंग रूपी रिसोर्स? तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट टू सेबी प्रिस्क्राइब लिमिट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कंडीशन अप्लाई होता है एनआरआई का जो पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन से? नो कंडीशन, द कंट्रीब्यूशन शुड बी फ्रॉम फ्रेश इनवर्ड। यस करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो भी कंट्रीब्यूशन है वो उनके फ्रेश रेमिटेंस से हो या एनआरई एफसी एनआरबी डिपॉजिट बैलेंस से हो। फ्रेंड्स, वी हैव सीआईबी क्वेश्चन बैंक फॉर यू फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। वी हैव सीआईबी क्वेश्चन बैंक। सो इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दिस क्वेश्चन बैंक यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको दोस्तों 2000 से 3000 MCQs मिलेगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन बैंक में। सो इफ यू आर इन नीड सर्च फॉर क्वेश्चन बैंक you can just access this particular course and the rest content will be provided to the paid member. You can enroll in our crash course so as to access all these videos. Thank you.